बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जी। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमने स्टार्ट लिया था यहाँ से कि जी हेड्स ऑफ इनकम जो हैं वो सेक्शन 11 में लिखे हुए हैं। और किसी भी हेड ऑफ इनकम को हम पढ़ते हैं तो चार बातें पढ़ रहे होते हैं। नंबर 1 स्कोप। और स्कोप का क्या मतलब था, क्या चीज़ शामिल होगी और क्या चीज़ शामिल नहीं होगी। अब हमारे पास इसकी कुछ स्केच नज़र आना शुरू हो गया है। मतलब क्या चीज़ शामिल होगी तो पता चला 3 चीज़ें शामिल होंगी, मंथली रेंट, फोरफिटेड डिपॉजिट और 1/10 ऑफ एडवांस। ठीक है ना, ये चीज़ें शामिल होंगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें टैक्स हो रही हैं। क्या चीज़ शामिल नहीं होगी, अगर प्लांट एंड मशीनरी के साथ हम बिल्डिंग दे देंगे तो सारी अमाउंट ही शामिल नहीं होगी। और अगर हमने एमिनिटीज़ यूटिलिटीज़ के नाम पे कोई पैसे लिए हैं तो वो वाली अमाउंट शामिल नहीं होगी। फिर हमने कहा जी कौन सी डिडक्शंस अलाउड हैं, तो हमें कुछ कल नज़र आई हैं कि 1/5 ऑफ रिपेयर अलाउंस हो जाएगा, लेकिन ये अलाउंस की शक्ल में आएगा। फिर हमें कुछ और जी ये वाले टैक्सीज, ये वाली चीज़ें, फ़लाँ कुछ बातें अब हमारे जहन में स्केच आना शुरू हो गया। लेकिन क्या अलाउ नहीं होगी ये अभी नहीं हमारे जहन में स्केच आया, इसको आगे चलेंगे तो आएगा। फिर आ गया जी बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। तो ये बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया है कि यार कोई चीज़ रिसीट बेसिस पर हो रही है और कोई चीज़ एक्रूअल बेसिस पर हो रही है। और ये बात भी हमें समझ आ रही है कि कोई बात NTR में जाएगी और कोई बात FTR में जाएगी। अच्छा, ये जो 4 पॉइंट है ना, ये कोई नुक्ता ऐसा होगा जहाँ ये बिल्कुल अपने पीक पर डिस्कस होंगे, बेहतरीन कॉन्सेप्ट जहाँ जाके बनेगा। ठीक है ना, तो जैसे कि डिडक्शंस सबसे बेहतरीन एक्सप्लेन होंगे जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ेंगे। कौन सी इनकम NTR में जाए, कौन सी FTR में जाए, ये कैपिटल गेन में जाके सही एक्सप्लेन होगी। अपनी पीक पर एक्सप्लेन तो सारी जगह ही हो रही होगी, लेकिन हम जैसे कहेंगे ना यार अब नहीं मैं इसमें मार खा सकता, तो वो वाली जगह अप्रोप्रिएट अपनी अपनी जगह पर आ रही होंगी। तो ऐसे हमने जनाब शुरू किया और ये सारी बात हमें समझ आ गई। और हमें एडवांस के अंदर थोड़े से हमने न्यूमेरिक करने शुरू कर दिए थे कि एडवांसेस को कैसे ट्रीट करना है, एडवांसेस को कैसे लेकर चलना है, ये वाली बातें हम कर चुके हैं। और आई होप कि वो सारे न्यूमेरिक अब आप अपने हाथ से कर चुके हैं। गलत एजम्पशन है टीचर की हमेशा की तरह, या हैं कर चुके हैं? सही एजम्पशन है, ओके। अच्छा जनाब, कल हम पहुँचे थे डिडक्शन के ऊपर, और डिडक्शन का जिक्र कहाँ आ रहा था, सेक्शन 15A के अंदर आ रहा था। उसने कहा था भाई कौन कौन सी डिडक्शन अलाउ होंगी। अब हमने ये भी जब बिज़नेस इनकम पढ़ेंगे ना, वहाँ भी ये बात पढ़ रहे होंगे कि यार किस तरह के अल्फाज होंगे तो उसका क्या मीनिंग होगा। यहाँ जो अल्फाज लिखे हैं ना, फॉलोइंग एक्सपेंडिचर और अलाउंसेस, नेमली का मतलब था जो यहाँ लिखा है बस ये अलाउ होगा। ठीक है ना, ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि जो यहाँ लिखा है बस वही मीनिंग है, यानी मीन्स के स्टाइल की लिस्ट है। तो पहली बात आ गई, रिपेयर अलाउंस की शक्ल में अलाउ होगा, एक्चुअल इररेलेवेंट हो गया। आपने नया घर बनाया, 1 रुपया भी रिपेयर नहीं है, फिर भी 1/5 अलाउ होगा। और 1/5 में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। रेंट चार्जेबल टू टैक्स मीन एनुअल रेंट प्लस फोरफिटेड डिपॉजिट प्लस 1/10 ऑफ एडवांस, नॉन एडजस्टेबल एडवांस, उसका 20%। लेकिन आपको मैंने बताया था कि लॉ में हम जैसे लिखा है वैसे ही लिखते हैं। हालांकि अगर मैं कहता 20% अलाउ है तो बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, नहीं लिखना नहीं चाहिए। 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स, लॉ का यही मिजाज है। कहीं लिखा है जी विद इन 30 डेज ये काम करना है, इसका मतलब 1 महीने में काम करें, नहीं 30 डेज में काम करें। 1 महीना तो 31 का भी आ जाता है, 28 का भी आ जाता है, बट लॉ हैज़ इंटेंशनली अलाउड 30 डेज रादर देन अ मंथ। इसलिए हमें ऐसा ही मिजाज इख्तियार करना है। 1/5 का मतलब 1/5 लेकर चल रहे होंगे, ठीक होगी ना बात। नहीं, अगर तो लैंड एंड बिल्डिंग है तो फिर इकट्ठा ही है। ठीक है ना, जैसे अब ये बिल्डिंग है ना तो इसमें लैंड तो शामिल ही है। अगर खाली लैंड है तो फिर नहीं कर सकते। साथ वाला हमें किराए के लिए पार्किंग दे दे, फिर नहीं कर सकते, उसमें नहीं कर सकता वो। ठीक है ना, वो खाली लैंड है। और फिर एनी प्रीमियम पेड, ये वाली बात आ गई थी। फिर लोकल रेट टैक्सेस सिवाय इनकम टैक्स के, टैक्स चार्ज अंडर दिस ऑर्डिनेंस का मतलब है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, क्योंकि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ रहे हैं।
वो कह रहा है बिल्डिंग के ऊपर अगर इनकम टैक्स के अलावा कोई टैक्स लगा हुआ हो तो उसको भी खर्चा बना लें, लेकिन इनकम टैक्स को खर्चा नहीं बना सकते। ठीक है ना। उसकी एग्जांपल मैंने आपको कल बताई थी कि जैसे डिडक्शन करके हमने पे कर दिया। मैंने कल भी आपको ऐसे एग्जांपल दी थी कि फ़र्ज़ किया बिल्डिंग का मंथली रेंट है 15 लाख रुपया और इनकम टैक्स कहता है भाई इसका 1.5 लाख रुपया काट के ये गवर्नमेंट को जमा कराना है। इसका मतलब है 13,50,000 लैंडलॉर्ड को गया। अब लैंडलॉर्ड का वो जो हमने 3 चीज़ें शामिल करनी है, एनुअल रेंट मल्टीप्लाइड बाय 12, ये उठाएं या ये उठाएं, तो ये हम समझ रहे हैं। इसका एक मतलब ये भी है कि ये वाला उठाना है भाई। अगर आपने ये उठा लिया तो फिर ये तो आपने एक्सपेंस बना दिया। बात समझ आ रही है? या पहले आपने ये उठा लिया सेल के स्टाइल में और फिर ये उठा लिया कॉस्ट ऑफ सेल के स्टाइल में। वो कह रहा है ये नहीं करना, क्योंकि ये तो क्या है, इनकम टैक्स है। लेकिन आपने ये उठाया सेल के स्टाइल में, फिर आपने कहा यार प्रॉपर्टी टैक्स 2 लाख हमने प्रॉपर्टी टैक्स पे किया। वो कहता है वो माइनस कर लें, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स किसी और लॉ के तहत चार्ज हुआ है। इस लॉ के तहत चार्ज होने वाले एक्सपेंसेस माइनस नहीं करना। क्लियर हो गई थी ना बात ये भी? अच्छा जी, एनी ग्राउंड रेंट पेड और पेएबल, अगर कोई ग्राउंड रेंट आप पे कर रहे हैं, वो लीज वाली एग्जांपल मैंने आपको बताई थी। और अगर आपने कोई बैंक से बोरो किया है तो अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो माइनस कर लें, प्रॉफिट पे कर रहे हैं तो माइनस कर लें, और अगर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस है यानी अगर फाइनेंसिंग ली है तो माइनस कर लें। नाम तो अलग अलग इदारा अलग अलग तरीके से आएगा ना। इस्लामिक बैंक आएगा इस्लामिक मोड में आएगा आपके पास, कन्वेंशनल बैंक आएगा कन्वेंशनल मोड में आएगा, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस आएगी हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के मोड में आएगी। मकसद एक है, अगर आपने उधार का पैसा लेकर फिर घर बनाया है तो उस उधार पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं माइनस कर लें, एज एन एक्सपेंस अलाउ कर लें। हाँ वो शेयरिंग, ये वो इस्लामिक मोड है ना। बाज़ दफ़ा मुझे इस्लामिक मोड बनाने के लिए मैं पढ़ देता हूँ इसको। वेयर द प्रॉपर्टी हैज़ बीन एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, रेनोवेट, एक्सटेंडेड और रिकंस्ट्रक्टेड बाय द पर्सन विद द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। पैसे आ गए बाय द कैपिटल, लेकिन लफ्ज़ कैपिटल बता रहा है, लोन नहीं आया। उसने शेयरिंग पे किया है इसको इस्लामिक मोड में लाने के लिए। बाय द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और शेड्यूल्ड बैंक। इसका मतलब अब इस्लामिक बैंक आएगा जो एज अ कैपिटल लाएगा। नॉन कन्वेंशनल बैंक होगा, कन्वेंशनल बैंक होगा, वो तो एज अ लोन लाएगा। और अ शेड्यूल्ड बैंक अंडर अ स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ रेंट मेड बाय कॉरपोरेशन और बैंक, द शेयर इन द रेंट एंड शेयर इन द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। वो कहता है भाई देखो, हम ऐसे अज्यूम करेंगे ये आपका प्लॉट है, इसके ऊपर घर बनाना है, आपको 50 मिलियन चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, पैसा हम लगा देते हैं, ये घर हमारी मलकियत है, लैंड आपकी मलकियत है, इस्लामिक फाइनेंस को इंजेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि ताकि इस्लामिक कवानीन का पास रखा जा सके। वो कहते फिर यार ये जो घर है ना, या तो आप खुद रह लें, अब क्योंकि ऊपर वाली बिल्डिंग हमारी मलकियत है, हमारा पैसा लगा, लोन तो दिया नहीं हमने आपको, तो आप ये बिल्डिंग हमारे से किराए पे ले लें और हमें किराया देते रहें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ये बिल्डिंग के ना हम यूनिट बना देते हैं छोटे छोटे, आप यूनिट हमारे से परचेज़ करते रहे। जैसे घर के टोटल हमने जी फ़र्ज़ किया हमने 20 सालों में लोन वापस करना है, मल्टीप्लाइड बाय 12, कितने यूनिट बन गए? 240। वो कहता है यार घर के ना समझे 240 टुकड़े हैं, हर महीने आप एक टुकड़ा वापस ख़रीदते जा रहे हैं, तो अगली दफ़ा हम आपसे रेंट 239 टुकड़ों का लेंगे, क्योंकि एक के तो आप मालिक हो गए। उससे अगले महीने हम आपसे रेंट 238 का लेंगे। ऐसे करते करते एक दिन आएगा सारे टुकड़े आप ख़रीद चुके होंगे, हमारा लोन ख़त्म हो चुका होगा। फ़ायदा क्या हुआ? इसलिए इस्लामिक कॉन्सेप्ट आ गया, इंटरेस्ट माइनस हो गया, इंटरेस्ट माइनस हो गया। ठीक है ना। अब ये एक अलग बहस है, हम यहाँ टैक्स की क्लास में ये बहस नहीं छेड़े कि ये कैसे हुआ, ये एक इस्लामिक मोड आ गया। वो कहता है जनाब मेरी कीमत जो प्रॉपर्टी की बड़ी थी वो कहता है उसमें भी शेयर कर लेंगे इसी तरह। तो कोई एक मॉडल डिज़ाइन हो गया है जिसमें हम रेंट भी ले रहे हैं और अगर एप्रिसिएशन हुई है वो भी ले रहे हैं। अल्टीमेटली ये सारी बातें मिलकर
जिसने फाइनेंस किया है उसको रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है इस्लाम अपने उसूल बताएगा, इकोनॉमिक्स अपने उसूल बताएगी। तो अगर इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंस होगी तो इस्लामिक उसूलों के मुताबिक डिज़ाइन की जाएगी। तो सम टाइम हमें आजकल सोशल मीडिया पे भी बड़ी ज़्यादा बहसें हो रही होती है ना, तो कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे होते कि यार ये ऐसे ही ना बस हमने तमाशा बनाया हुआ है, कोई इस्लामिक बैंक नहीं होते, हमें पागल बना रहे हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। 100% इस्लामिक बैंक इस्लामी उसूलों के मुताबिक चल रहा होता है। हाँ, लफ्ज़ 100% मैं ज़रा एग्जेजरेट कर रहा हूँ, 95-97% इस्लामिक होता है। अभी भी 2-3% मसाइल हैं जिनके जो हमारे वो जो स्कॉलर्स हैं उसका कोई सलूशन नहीं निकाल सकें। जैसे एक बड़ा मसला ये है, इस्लाम कहता है कि लेट फ़ाइन आप पेनल्टी नहीं ले सकते, ठीक है ना, आप फ़ाइन नहीं ले सकते। अब अगर फ़ाइन नहीं लेंगे तो आप टाइम पे पेमेंट देंगे ही नहीं। तो फ़िलहाल उलमा ने वहाँ ये हल निकाल रखा है कि यार फ़ाइन ले लें, लेकिन क्योंकि ये जायज़ नहीं है तो इसको इनकम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, फ़ाइन कलेक्ट करके इसको कहीं चैरिटी कर देंगे। ये भी बिल्कुल 100% सही बात नहीं हुई ना, फ़ाइन लिया ही क्यों है हमने। लेकिन नहीं लेंगे तो माशरे में बड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इस तरह की कोई छोटी छोटी बातें हैं। इस्लामिक बैंक इतना मोहतात होता है कि ये अगर बिजली का बिल लेट हो गया ना, मैंने ड्यू डेट पे जमा नहीं करवाया, तो मीज़ान बैंक उसको बाद में नहीं जमा करता, क्योंकि अब उसमें पेनल्टी लग रही है और पेनल्टी नॉन इस्लामिक है, तो इसके ज़रिए से नहीं पेमेंट हो सकती। फिर वो जायज़ कैश के अकाउंट से करना पड़ता है। आपने नेटफ्लिक्स की पेमेंट करनी है तो मेरा इस्लामिक बैंक नहीं करता, बड़ी मुश्किल है। फिर वो जायज़ कैश बेटे के अकाउंट से करनी पड़ती है। बात समझ आ रही है? तो बैंक तो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। एक मरतबा एक मेरे भाई का कोई एक चेक आ गया, कोई उन्होंने कभी पुरानी कोई एक बात की हुई थी, वो पाकिस्तान में रहते भी नहीं है, ओवरसीज़ हो गए। तो कहा यार इस चेक को अपने अकाउंट में जमा करवा दो। अच्छा, वो चेक इंश्योरेंस कंपनी का था, हालांकि इंश्योरेंस की अमाउंट नहीं थी, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट से आ रहा था। मगर नहीं जी, ये हम नहीं क्लियर करेंगे। तो बैंक इस्लामिक उसूलों के मुताबिक चल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम जो समझते हैं कि ऐसा नहीं है। तो ये वो उसके लिए सारा कुछ, आपके जहन में सिर्फ एक बात है, इनकम टैक्स में सिर्फ एक बात है, यार फाइनेंस जब हमने लिया है ना, कन्वेंशनल में लिया है तो इंटरेस्ट लिखा होगा, और एक वो जो दरमियान में धोखा देने वाला है तो फिर प्रॉफिट लिखा होगा, और ये ऐसे लिखा होगा तो ये इस्लामिक है। सारी सूरतों में जो हमने पे किया है वो अलाउ हो गया। Where the property is subject to mortgage or other capital charge, the amount of profit or interest paid on such mortgage or charge, ये भी अलाउ हो जाएगा। Any expenditure not exceeding 4% of rent chargeable to tax, वही तीन चीज़ें आ गई, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4%, इससे आगे नहीं, 4% से ज़्यादा नहीं। 4% से ज़्यादा हो गया तो फिर डिसअलाउ हो जाएगा, 4% अलाउ होगा, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं होगा। ऐसी है ना? अच्छा जी, ये वाली बात भी कलम करके कम अलाउ होगा, विच एवर इज़ लोअर ऐसे अलाउ होगा जी। नहीं, इसलिए लिखा हुआ है उसने, इसलिए लिखा बिफोर द एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स ईयर कंप्यूटेड बिफोर एनी डिडक्शन अलाउड, ठीक है ना, ग्रॉस पर, वो 1/5 भी ग्रॉस पर, 4% भी ग्रॉस पर। अगर वो ना करते तो एक नई बहस छिड़ जाती, कौन सा एक्सपेंस पहले चार्ज करें, कौन सा बाद में चार्ज करें, एक नया कटा खुल जाना था। समझ आइए ना, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं बिफोर चार्जिंग, ताकि इससे इररेलेवेंट हो जाए। अच्छा जनाब, एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द टैक्स ईयर फॉर लीगल सर्विसेज एक्वायर्ड टू डिफेंड द पर्सन्स टाइटल टू द प्रॉपर्टी। किसी ने मुकदमा कर दिया कि यार ना ये तो प्रॉपर्टी हमारी है, टाइटल का मुकदमा चल रहा है अदालत में। अब जो वकील आपने हायर किया उसके जो खर्चे हो रहे हैं और वो सारा कुछ भी माइनस
किया जा सकता है। यहाँ से हमने चलना था। Where there are reasonable ground for believing that any unpaid rent in respect of the property is, क्योंकि रेंट आपने तीन चीज़ें की थी ना एडम ने, एनुअल रेंट, फोरफिटेड डिपॉजिट, एडवांस और फोरफिटेड डिपॉजिट तो कैश बेसिस पे हुआ था, वहाँ तो ये मसला ही नहीं क्रिएट हो सकता, पैसे आपके पास आ चुके हैं। ये आपने एक्रूवल बेसिस पे लिया था, रेंट मिला या नहीं मिला इनकम में शामिल हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 12 हो गया। अब बाद में अगर रेंट मिला ही नहीं है और वो पैसे मिले नहीं हैं तो अब क्या करें? वो कहता है इसको करें, यानी बैड डेट हो गया, अब तो आप अकाउंटेंट हैं किसी ना किसी हद तक, इररिकवरेबल हो गए। वो कहता है फिर उसको माइनस कर देंगे एज ए बैड डेट अलाउंस के स्टाइल में, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज इररिकवरेबल एंड अलाउंस इक्वल टू अनपेड रेंट जो है वो अलाउ कर देंगे। मसलन आपने पहले तो ऐसे ही लेंगे, इसका अब हमें एक फ़ायदा होने वाला है। ऐसे चले अमाउंट छोटी करते हैं, पहले कोई बिल्डिंग ले लेते हैं, ऐसे सोचते हैं एक बिल्डिंग है जिसका रेंट है 1 लाख रुपया मंथली, रेंट मिला या नहीं मिला, जब आपने रेंट में अमाउंट की ना ऐड, वो तो ऐसे हुई 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 12 लाख रुपया रेंट आ गया। फ़र्ज़ किया फोरफिटेड डिपॉजिट कोई नहीं है, फ़र्ज़ किया 1/10 ऑफ एडवांस जो है ना वो 2 लाख रुपया था, अज्यूम कर लिया हमने। इसका मतलब है 14 लाख रुपया क्या है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है ना, 14 लाख रुपया क्या है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। अब इसका 1/5 लेना है, इसका 4% लेना है, ठीक है ना। ये तो हमने मल्टीप्लाइड बाय 12 करके लगा दिया। बाद में लैंडलॉर्ड कहता है कि नहीं यार जनाब, टेनेंट ने तो 3 महीने का किराया नहीं दिया मुझे, अल्टीमेटली मैंने घर खाली करा लिया है। वो कहता है अच्छा जी 3 महीने का हम आपको एक्सपेंस अलाउ कर देते हैं, इधर तो पूरा ही लेना है, एक्सपेंस अलाउ कर देते हैं 3 लाख रुपया, ये माइनस कर लें। यहाँ ये बात लिखी हुई है, वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड, रीजनेबल ग्राउंड क्या वो नीचे लिखे अभी नहीं पढ़े हमने, वेयर देयर आर रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट एनी अनपेड रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज इररिकवरेबल एंड अलाउंस इक्वल टू द अनपेड रेंट, आपको अलाउ हो गया 3 लाख रुपया एक्सपेंस अलाउ हो गया, बल्कि फ़ायदा हो गया, रिपेयर 12 लाख पे मिल गया। बात समझ आ रही है, रिपेयर 12 लाख पे मिल गया और वो 4% भी 12 लाख पे मिल गया और 3 लाख एज ए एक्सपेंस भी अलाउ हो गया। फ़ायदे में रहे हम, लेकिन लॉ कह रहा है ऐसे ही चलना, ऊपर से नहीं माइनस कर देना। 12 लाख में से पहले 3 लाख नहीं माइनस करना, क्योंकि जब हम इनकम बना रहे हैं किस बेस पे बनानी है, अक्रूवल बेसिस पे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अकाउंटिंग में करते हैं, आप सारी क्रेडिट सेल को उठा के क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं, और फिर बैड डेट अलाउंस या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नीचे एंटरटेन करते हैं ना। ये वही बात लिखी हुई है। हाँ, वो कहते हैं कि यार हम कब मान जाएंगे कि ये 3 लाख आपके डूब गए हैं। अब पहली बात लिखें, वेयर द टेनेंसी वॉज बोनाफाइड और द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज़ वकेटेड द प्रॉपर्टी। वो कहता है यार पहली बात है ये आप ईमानदारी से, दयानतदारी से काम कर रहे हो, बोनाफाइड हो, इन गुड फेथ हो। और जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है जिससे आप कह रहे हो कि भाई उसने तो हमें रेंट नहीं दिया 3 महीने का, कहते अच्छा जी फिर कहाँ है वो बंदा, कहता जी उधर ही रह रहा है। कहता दिमाग ख़राब है, वो आप कह रहे हो पैसे भी नहीं दे रहा तो रह भी रहा है, उसे निकालो भाई। डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट हैज़ वेकेटेड द प्रॉपर्टी। वो कहता जी निकालें कैसे, वो तो बड़ा तकड़ा बंदा है। और स्टेप हैज़ बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट द प्रॉपर्टी। कहता है तकड़ा बंदा है तो आपने कम से कम थाने में बताया कि यार ये हमें किराया भी नहीं दे रहा और जा भी नहीं रहा। स्टेप्स हैज़ बीन टेकन टू कंपेल द टेनेंट टू वेकेट एंड डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट इज़ नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द
कहता है यार 3 घर है मेरे, तीनों इसी के पास ही हैं, रेंट नहीं दिया। वो कहते यार दिमाग ख़राब है, तुम हमें मामू बना रहे हो। बात समझ है? ये वाली बात लॉ कहना चाह रहा है, लेकिन ज़रा सोफिस्टिकेटेड पढ़े लिखे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि यार ऐसे गलत नहीं कर चलना। चलो तो फिर भी आप कोई सबूत तो देंगे ना कि यार ये देखें मैं गया था, FIR भी कोई मोहल्ले वाले इकट्ठे किए होंगे, कोई आपने उसे लीगल नोटिस दे दिया होगा, कुछ तो किया होगा ना। इसीलिए उन्होंने स्टेप्स ये नहीं लिखा कि ये स्टेप ले, FIR कटें, और स्टेप्स हैज़ बीन टेकन, मतलब ट्रांजैक्शन जेन्युइन नज़र आ रही हो। बात समझ आ गई? एक बात यानी मेरा 2 घर हैं, मैं कह रहा हूँ जी यहाँ तो मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन उस बिल्डिंग का वो किराया दे रहा है उधर, ठीक है। ऐसे तो नहीं होता आमतौर पे। अगर मेरी बिगड़ेगी तो दोनों जगह ही बिगड़ेगी, नहीं बिगड़ेगी तो दोनों जगह नहीं बिगड़ेगी। यानी असल में लॉ क्या कह रहा है कि लोग इसको एक्सपेंस बनाने के लिए, जैसे हम पाकिस्तान में टैक्स मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं, ये काम ना शुरू करते हैं। यानी गलत धोखा ना देना शुरू कर दें। ये कहें जी 6 महीने का तो हमें किराया ही नहीं आया, ताकि टैक्स बच जाए। वो कहते नहीं, अब हमने सिम्टम भी तो देखने हैं ना कि यार सबसे पहली बात है क्या उसने घर खाली करा लिया, आपने किराया नहीं दे रहा तो। क्योंकि अगर कोई बंदा किराया नहीं दे रहा तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? घर खाली कराते हैं। अब घर खाली नहीं हुआ तो एक रीज़न हो सकती है कि बंदा थोड़ा तकड़ा है। वो कहता है अच्छा आपने लीगल नोटिस भेजा है, कोई महल्लेदार इकट्ठे हुए हैं, कोई आपने थाने में इतला दिया है, और कोई और घर तो उसी बंदे के पास नहीं है आपका। ये जस्ट सिम्टम्स देख रहे हैं कि फेक तो नहीं है बात। नंबर 2, द पर्सन हैज़ टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग। अब यहाँ भी स्टेप्स लिखा है, ये नहीं कहा कि अदालत में केस लग गया हो। क्या आपने लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर ली है? ये भी सिम्टम से पता चल रहा है। और तीसरी बात, द अनपेड रेंट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इनकम। वो कह रहा है ये तो नहीं किया वो आपने कहीं कि जनाब पहले 3 लाख यहाँ से माइनस कर लिया कि जी 3 लाख तो मिले नहीं थे, तो यहाँ कितना ले 9 लाख रुपया, और कहता है देखो यार 3 लाख मिले नहीं है, बाकी कितने रह गए। बात समझ आ रही है? वो कह रहा है यार ऐसे भी नहीं करना। अच्छा ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है, बैड डेट भी आप ऐसे ही लेते हैं, पहले सेल में ऐड कर देते हैं तो ही बैड डेट लेते हैं ना। अगर कोई चीज़ सेल में ही ऐड नहीं है तो बैड डेट में तो नहीं आ सकती ना। ये वही वाली बात लिखी हुई है, तो कोई नई बात नहीं है। बड़ी कॉमन सेंस से देखेंगे तो आसान लगेगी कि यार आप कह रहे हो मुझे रेंट नहीं मिला, तो मेरा ये रेंट टैक्स से निकाल दें, और आपने पहले ऊपर ही भी निकाल दिया हो, तब कहाँ से निकाल दें भाई? लॉ कह रहा है नहीं नहीं यार आप फॉलो करें हमारी बात को, हमने आपसे कहा था कि क्या करना है, कैसे चलना है, अक्रूवल बेसिस पे चलना है। तो यहाँ तो आपने देखना ही है कि मिला है कि नहीं मिला। यहाँ तो मल्टीप्लाइड बाय 12 भी करें, ये ऐसे नहीं चलेगा, ये तो 12 लाख ही लेना पड़ेगा अक्रूवल बेसिस पे। फिर अगर वो बंदा रेंट नहीं दे रहा, आपने स्टेप्स लिए हैं या घर खाली करा लिया है, उसके पोजेशन में कोई और बिल्डिंग नहीं है, और आपने लीगल एक्शन लेने की भी तैयारी पूरी कर ली है, और वो रेंट पहले ऊपर शामिल भी हुआ है, तो अब आप क्वालिफाई करते हैं। अब आप ये 3 लाख माइनस कर लें। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, वेयर एनी अनपेड रेंट अलाउड एज डिडक्शन। तो चलिए आपने तीनों बातें पूरी कर दी, इनकम टैक्स ने अलाउ कर दिया, घर खाली हो गया, घर आगे चल दिया और लोग आगे। 2 साल गुजरे तो वो टेनेंट एक दिन आपके पास आया, उसने कहा यार मैं उस वक्त बड़ी ज़्यादती आपके साथ करके गया था, मैं जाता हूँ आपके 3 महीने का रेंट नहीं दे के गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मुझे अल्लाह की तरफ से भी कोई हिदायत आई है, मैं समझता हूँ कि आखिरत में देने से बेहतर है मैं आपको यहीं दे जाऊँ। ऐसा टेनेंट मिलना नहीं है, ये ना सोच लेना कि कोई बंदा आता है, ये किताब में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर वो पैसे वापस दे गया तो उधर अकाउंटिंग में आप कहते थे बैड डेट रिकवर्ड, उसे फिर इनकम बना लेते थे, तो यहाँ भी यही करने लगे। वेयर एनी अनपेड रेंट अलाउड एज डिडक्शन इज होली और पार्टली रिकवर्ड, द अमाउंट रिकवर्ड शैल बी चार्जेबल इन द टैक्स ईयर ऑफ रिसीट। कहता लेकिन अब ना हम इस पे रिसीट बेसिस लगाएंगे। अगर वो वादा कर गया है कि जी बस अब अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है मैं जल्दी दे दूंगा, तो कह नहीं जी दो जी, अब तो रिसीट पे अक्रूवल लगाने लगे। नहीं, अब रिसीट बेसिस पर जब पैसे दे देगा, सारे ना दे, 3 लाख वो लेके चला गया था 30,000 दे गया सिर्फ,
तो 30,000 टैक्स में इनकम में डाल देंगे। फिर जिस साल आएंगे उस साल की इनकम में डाल देंगे। फिर साल गुजरा तो 50,000 दे गया, जैसे जैसे देता जाए वैसे वैसे इनकम में चार्ज करेंगे। लेकिन अगर अनपेड रिकवरी के टाइम पर कैसे टैक्स होगा? रिसीट बेसिस पर टैक्स होगा। पहली दफा कैसे टैक्स हो रहा था? अक्रूवल बेसिस पे टैक्स हो रहा था। वापसी पर कैसे टैक्स होगा? रिसीट बेसिस पर होगा। एक किस्म का बैड डेट रिकवर्ड वाला कॉन्सेप्ट लग गया जी। ये जो डीड इनकम आपने 2 दिन पहले बताया था कि आपने डी भी नहीं हुई तब भी मतलब उस पे इनकम कंसीडर हो रही है। कौन से वाली? मतलब हमने प्रॉपर्टी जो है रेंट पे नहीं, अभी तो उस सेक्शन में पहुंचेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। वो तो मैंने रेंट के एक्सप्लेनेशन के लिए, वो 1/10 की एक्सप्लेनेशन के लिए बात आपको कर दी थी कि यार अभी अगर हमने एडवांस पकड़ा है तो ये तो लाइबिलिटी है, कैसे टैक्स लग सकता है? वो तो मैंने वहाँ एक्सप्लेन करने के लिए कहा कि नहीं यार, ये डीम्ड इनकम का भी एक कॉन्सेप्ट है। उसके सेक्शन में पहुँचेंगे इसी चैप्टर में, फिर उसको डिस्कस करेंगे। अभी वो डिस्कस नहीं करें। और कोई बात यहाँ तक क्लियर हो गई बात? अच्छा जी। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड टू अ पर्सन फॉर एनी एक्सपेंडिचर इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड द पर्सन हैज़ नॉट पेड द रिलेटेड लाइबिलिटी विद इन 3 ईयर। अब ये एक बात है, इसको पढ़ते बाद में। एक कॉन्सेप्ट है हमारा टैक्स का कि अगर कोई भी एक्सपेंस आपको अक्रूवल बेसिस पर अलाउ कर दिया जाए, इसका मतलब है, अभी अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या हुआ? अभी आपने पे तो किया नहीं है, ठीक है ना? मसलन अगर यहाँ देखें जो लिस्ट आ रही थी तो अक्रूवल बेसिस पर क्या अलाउ हो रहा था? एनी प्रीमियम पेड और पेबल अक्रूवल बेसिस पे। आपने इंश्योरेंस अक्रूवल बेसिस पे कहा कि जी इंश्योरेंस कंपनी, मैंने इंश्योरेंस करवाई हुई है, ये 3 लाख प्रीमियम है, पे नहीं अभी किया, एक्सपेंस अलाउ हो गया। एनी लोकल रेट चार्ज और इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, पेड पे आ गया। एनी ग्राउंड रेंट पेड और पेबल, इसका मतलब कुछ चीज़ें अक्रूवल पर आ रही हैं। वो कहता है अगर कोई चीज़ अक्रूवल पर आ रही हो तो ज़रा समझते हैं क्या होगा। ऐसे समझते हैं, ईयर ऑफ अकरेंस का मतलब है जिस साल हमने उसको एक्सपेंस बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल, ठीक है? तो क्या हो गया, हमें अलाउड हो गया एक्सपेंस। आपने कहा जी हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है, ये 3 लाख इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये हमारा एक्सपेंस अलाउ कर दें। आपने कहा जी पेमेंट, वो कहता है जी वो भी हम पहली दफ़ा थोड़े दे देंगे, वो हमें रिमाइंडर भेजेंगे, फिर हम सबसे जो आखिरी डेट आएगी वहाँ भेजेंगे। आपको पता है हम पाकिस्तानी जिंदा दिल लोग हैं, कोई आम बंदे थोड़े, टाइम पे तो नहीं काम करना हमने। कहते ठीक है जनाब, कोई नहीं, आपका इख्तियार है किस बेसिस पर कर लें। लेकिन बेचारे लॉ ने ना आपको कह तो दिया है, लेकिन उन्हें पता है पाकिस्तानी सारे। अब उनके भी दिल में एक शक पैदा हो गया कि यार ये पता नहीं देने भी हैं कि नहीं देने, हमने इन्हें एक्सपेंस अलाउ कर दिया है, अब पता नहीं इन्होंने पे करने हैं कि वो बाद में इसको वॉच कर रहे हैं। इस साल आपने पे नहीं किया, अमाउंट आपकी बैलेंस शीट में क्या आ रही होगी? पेएबल आ रही होगी, ठीक है ना? इसके जहन में अब कोई टैक्स ईयर आप अज्यूम कर लें, ठीक है ना? अगले साल अगर आपने अभी भी पे नहीं किया तो कोई बात नहीं, उससे अगला साल अगर आपने अभी भी पे नहीं किया तो कोई बात नहीं है, उससे अगला साल अगर अभी भी पे नहीं किया तो कोई बात नहीं है। लॉ ने बड़े तहम्मुल से 3 साल इंतज़ार किया है, ठीक है? फिर चौथे साल उसने कहा कि जी 4th ईयर, और 4th ईयर का भी आखिरी दिन आ गया 30 जून। अगर आपने पे नहीं किया तो कहता है यार ये झूठ बोल रहा था, फिर इसको वापस ऐड कर दो, अनपेड अमाउंट विल बी एडेड टू इनकम। बात समझ आई है? क्या हुआ? आपने कहा जनाब हमने ग्राउंड रेंट पे करना, या इंश्योरेंस वाली बात कोई कंटिन्यू करते, 3 लाख इंश्योरेंस, इस साल में 3 लाख एक्सपेंस अलाउ हो गया आपको अक्रूवल बेसिस पर। अगला साल आपने अगर पे कर दिया तब भी ठीक है, नहीं किया ट्रीटमेंट कोई नहीं है। फिर नहीं किया, चौथे साल की आखिरी दिन, इसका मतलब है पेमेंट के लिए इफेक्टिवली 4 साल मिल गए,
ठीक है ना, 4 साल मिल गए। अगर 4 सालों में आपने पेमेंट नहीं की तो चौथे साल जितनी अमाउंट अनपेड रहेगी, का मतलब हो सकता है कुछ कर भी दियो। जैसे हमने कहा 3 लाख अमाउंट थी, चौथे साल में पता चला यार 2 लाख पेएबल आ रही है, इसका मतलब है 1 लाख कहीं आपने पे कर दिया, उस 1 लाख तो ठीक होगी बात। वो कहते 2 लाख इसकी इनकम में उठा के डाल दो, ये एक्सपेंस नहीं था, असल में हमने गलत अलाउ कर दिया था। अनपेड अमाउंट विल बी एडेड बैक। किस साल में? चौथे साल में। क्लियर होगी बात? वो कहता है अगर अब कभी जिंदगी में फिर ये अमाउंट आपने पे कर दी, तो कहता है देखो यार उसूल तो ये था, असल में तो ये आपका खर्चा है ना, लेकिन खर्चा कब है? जब पे करें। तो अगर आप ज़िंदगी में जब भी पे कर देंगे ना, तो आप जब पे करेंगे ये जब अलाउ होगा, यानी अब इसका करैक्टर चेंज हो गया है, ये अब कैश बेसिस पर अलाउ होगा। बात समझ आई है? क्लियर हो गई बात? अब हम इसके साथ साल अटैच करते हैं। देखिए फ़र्ज़ किया 2019 में हमारी एक टैक्स लाइबिलिटी थी, तो टैक्स ईयर 2019 में हमें अलाउड ऑन अक्रूवल बेसिस हो गया। 2020 आया पहला साल, 2021 आया दूसरा साल, 2022 आया तीसरा साल, 2023 आया चौथा साल। चौथे साल में जाकर देखेंगे अनपेड अमाउंट, और अगर कोई अमाउंट हो सकता है सारी अनपेड आ रही हो तो सारी डिसअलाउ कर देंगे, हो सकता है कोई भी अनपेड ना आ रही हो तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इसका मतलब है आपने पे कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, ऐसे समझिए कि अगर अक्रूवल बेसिस पर कोई एक्सपेंस अलाउ हुआ है तो ला 4 साल इंतज़ार करता है। 4 साल मैक्सिमम टाइम है आपके पास पेमेंट करने का। अगर चौथे साल में भी पेमेंट नहीं हुई तो वो उसका करैक्टर चेंज कर देता है। वो कहता है एक्सपेंस ये आपका अभी भी है, लेकिन अब हम आपको कैश बेसिस पर अलाउ करेंगे, अक्रूवल बेसिस पर नहीं करेंगे। आप सब्सिक्वेंट ईयर में जब भी पेमेंट कर देंगे तो फिर हम आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन अक्रूवल बेसिस पर अब ये वाला एक्सपेंस आपका डिसअलाउ हो गया है, ये वाली ट्रांजैक्शन डिसअलाउ हो गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि आइंदा आपको अगले सालों का जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है वो कैश पर चलेगा, ये नहीं बात हो रही। 2019 वाला जो इंश्योरेंस एक्सपेंस है उसको डिसअलाउ किया गया। यहाँ हम खड़े हैं 2023 में, 2023 का जो एक्सपेंस आ रहा है वो अलाउ हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। ये बात समझ आइए जो मैंने आखिरी लफ्ज़ बोला है? देखिए ऐसे चलते हैं। 1,50,000 इंश्योरेंस पेएबल किस साल की है? 2019 की। 2019 के आपने सारे एक्सपेंसेस बनाए, इंश्योरेंस एक्सपेंस अलाउ हो गई किस बेस पर? अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस पर 2021 की एक्सपेंस आ गया कितना? 1,50,000 अलाउ हो गया। अगला साल आया 2020, आपने ये 1.5 लाख पे नहीं किया, लेकिन उस साल का भी तो इंश्योरेंस एक्सपेंस आ रहा होगा ना, वो अलाउ हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट। 2023 आया, ठीक है, कौन सा साल? चौथा साल। उन्होंने कहा जी अनपेड अमाउंट विल बी, ये वाला 1.5 लाख ऐड हो गया। इस साल का फर्ज किया 1.5 ही चल रहा था, इस साल का अलाउ हुआ है, अभी पड़ा हुआ है। इवन 2023 का जो 1.5 लाख आ रहा है, या महंगाई की वजह से हो सकता है अब 2 लाख आ रहा हो, वो अलाउ हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन एंट्री हो रही है। ये कॉन्सेप्ट ना ले लीजिएगा कि अब इंश्योरेंस एक्सपेंस कैश बेसिस पर ही अलाउ होगा, ये नहीं हो रहा। ये वाली ट्रांजैक्शन का जिक्र हो रहा है। जब अगले साल 2024 में आएंगे फिर इस ट्रांजैक्शन का जिक्र होगा। हर ट्रांजैक्शन जब चौथे साल पे पहुंचेगी वहां चेक लगा कर देखेंगे। जी कौन कह रहा है नहीं समझ आए? कोई बात नहीं, आनी भी नहीं। देखिए दोबारा पढ़ते हैं क्या हुआ। ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, एक है हेड टू हेड। ये कभी जहां आप अकाउंटिंग अंसारी साहब के पास पढ़ रहे हैं वहां आपने ट्रांजैक्शन और हेड का डिफरेंस अलग अलग किया हुआ है। देयर आर सम हेड्स ऑफ अकाउंट। बाद दफ़ा यहाँ टैक्स में भी हम कुछ हेड ऑफ अकाउंट की बात करेंगे। ये ट्रांजैक्शन का जिक्र हो रहा है। ऐसे देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ,
हम कहते हैं जी अभी करंट ईयर की बात करते हैं, 30 जून 2023 हमारा कोई एक एक्सपेंस था 5 लाख रुपए का। हम कोई रेंटल इनकम कमा रहे थे, उसने हमें इस साल जब हमने ये रिटर्न जमा करवाई, उसने खुशी खुशी हमारा ये एक्सपेंस अलाउ कर दिया। किस बेस पर? अक्रूवल बेसिस पर। पैसे हमने नहीं अभी दिए हुए। अब हमारी ट्रांजैक्शन को वो बाद में वॉच कर रहा है। उसने अगले साल 2024 में देखा हमने पे कर दिए, नहीं किए। वो कहता कोई बात नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट तो हो गई, एक्सपेंस तो अलाउ हो गया ना, अब तो डिसअलाउ होना है सिर्फ। तो कहते नहीं अभी नहीं डिसअलाउ करना, आपके पास टाइम है 2025 डिसअलाउ। कहता नहीं, नो ट्रीटमेंट। 2026 नो ट्रीटमेंट। 2027 30 जून 2027 वो कहता भाई अभी आपका आखिरी मौका था, अगर आपने पे कर दी तो दिखा दें, नहीं तो हम इसको डिसअलाउ करने लगे, आपकी इनकम में वापस ऐड करने लगे। 2023 में माइनस कर दिया था, 2027 की इनकम में उसने उठाकर 5 लाख ऐड कर दिया। और अभी भी आपकी इज्जत नफ्स की हिफाजत की है उसने। उन्होंने नहीं कहा तुम झूठ बोलते हो, चोर हो, ये हो। उन्होंने कहा कोई बात। उन्होंने कहा सर आप जब ये पे कर दीजिएगा फिर आ जाइएगा, फिर मैं दोबारा माइनस कर दूंगा। वो सब्सीक्वेंट ईयर। बात समझ आ रही? यहाँ भी उसने पे नहीं किया तो उसने इस साल में टैक्स ले लिया 5 लाख जो आपने एडिशन 5 लाख उसने इनकम में ऐड किया, ऐड की, इसके ऊपर टैक्स ले लिया, इस पे ऊपर टैक्स ले और लिया, आगे इसने पे कर दिया। तो उस साल की इनकम में से माइनस कर देंगे तो इफेक्टिवली वो टैक्स ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। असल में हम इनकम में एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, ये बात याद रखें, टैक्स में नहीं एडजस्टमेंट कर रहे, इनकम में कर रहे हैं, खुद ही इफेक्ट चला जाएगा। बात समझ आ रही है? इधर सोचे, फिर सुने। 2023 में 5 लाख माइनस होने की वजह से हमारा टैक्स कम हुआ था ना। 2027 में इनकम में ऐड होने की वजह से टैक्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ख़त्म हो गई कहानी। अब अगर फिर 2030 में आपने ये पे कर दिया तो कम हो जाएगा। अब कोई लिमिट नहीं है, क़यामत से पहले पहले जब भी पे कर देंगे। हाँ पे तो करना है आखिरत में जाके, उस वक्त टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना, बस ये लिखा हुआ है। ओनली पेड अमाउंट विल बी अलाउड। कब? जब भी आप पे कर दें, कोई ईयर नहीं है जी। नहीं, यही 4 साल, 3 नहीं है ना, 4 हैं। जो भी एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस बेसिस पर अलाउ हुआ है उसकी पेमेंट का मैक्सिमम टाइम फ्रेम 4 साल है, वरना चौथे साल में ऐड कर देंगे। क्लियर होगी बात? जी बच्चे क्लियर है? अच्छा जी, तो ज़रा फिर देखते हैं अब ये बात लिखी कैसे हुई है। समझ में आ गई है, लेकिन लिखने में लॉ ने इसे बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा। यहाँ वाज़ेह नज़र आ रहा है कितने साल हैं? 4 साल। लेकिन लॉ ने पता क्या लिखा है? लॉ ने कहा 3 साल में पे कर दो, वरना चौथे साल के आखिर में जो अनपेड अमाउंट होगी वो ऐड कर देंगे। ये नहीं कहा, अगर वो कहता ना चौथे साल में ऐड कर देंगे, इसका मतलब है चौथे साल में पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहता है चौथे साल में अनपेड ऐड कर देंगे, इसका मतलब है चौथा साल भी पेमेंट वाला ईयर है। तो बात सीधी भी की जा सकती थी कि 4 साल में कर दें, लेकिन क्योंकि लेजिस्लेटर ऐसे बात करता नहीं है ना, वो तो बात को अच्छी भली को भी ख़राब कर देता है। तब देखते हैं ज़रा कैसे बात किया उसने। देखिए जनाब, अब पढ़ते हैं। Where a deduction is allowed to a person for any expenditure in driving income from property and the person has not paid the related liability within of the end of the tax year in which the deduction was, इसका मतलब है अगले 3 साल की बात हो रही है। And the unpaid liability shall be chargeable under the head income from property in the first tax year following the end of the 3 tax year। लेकिन कौन सी? अनपेड लाइबिलिटी। अनपेड का मतलब है चौथे साल भी पे कर दिया तो पे हो गई। अगर वो कहता ना द लाइबिलिटी शैल बी चार्ज, तो फिर चौथा साल पेमेंट का साल नहीं आना था। ये बात समझ आई है?
वो कहता है चौथे साल के आखिर में यानी 30 जून ऑफ 4th ईयर अगर कोई अनपेड अमाउंट आ रही है तो वो ऐड होगी। इसका मतलब है जो 29 जून को भी पे कर देंगे तो वो तो अनपेड आ ही नहीं रही होगी ना। इसका मतलब है टेक्निकली प्रैक्टिकली 4 साल मिल गए हैं, 4 से भी थोड़े ज़्यादा मिल गए हैं, 4 से भी ज़्यादा मिल गए हैं। लेकिन उसने मेजर कहाँ से करना शुरू किया, अगर अनपेड रह गया तो पहला साल तो वहाँ ख़त्म हो गया, फिर 4 साल आए, चौथे साल के आखिर में जो अनपेड रह गया। ये बात क्लियर हो गई। फिर उसने कहा वेयर एन अनपेड लाइबिलिटी इज़ टेकन इनटू इनकम एज अबव, वो कहता है जो ऊपर हमने चौथे साल में अगर ऐड कर ली है, एंड द पर्सन सब्सिक्वेंटली पे द लाइबिलिटी, द पर्सन शैल बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर द अमाउंट पेड इन द ईयर ऑफ। वो कहता है यार क़यामत से पहले पहले अगर उसने पे कर दिया तो फिर आ जाए, हम फिर भी अलाउ कर देंगे दोबारा। सिर्फ करेक्टर चेंज कर दिया चौथे साल में जाकर, अक्रूवल से निकाल कर, जी जनाब, अक्रूवल से निकाल कर हम उसको कहाँ ले आए हैं, कैश बेसिस पर ले आए हैं। वेलकम जनाब, आज आप पहली दफ़ा आए हैं हमारी क्लास में जनाब, क्लैपिंग करें। ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, HOD हैं, और जब से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है ज़रा हम रिलैक्स हो गए हैं कुछ थोड़ा सा, इसीलिए आपने देखा होगा कि अब पहले की निस्बत थोड़ा सा टाइम पे आ जाता हूँ मैं क्लास में, पूरा तो अभी भी नहीं आता। जी जनाब। अच्छा जी, तो हम क्या कह रहे हैं, 4 साल वो और चौथे साल में इनकम क्या हो गई, उसका करेक्टर चेंज हो गया, एक्सपेंस का करेक्टर चेंज हो गया। अब अक्रूवल की बजाय कहाँ चला गया, कैश बेसिस पे चला गया। ठीक होगी ना बात। अब ये कुछ एक्सपेंसेस हैं जिसको हम एक हद तक क्या कर पाए हैं, कुछ रैप अप कर पाए हैं। अच्छा जनाब, अब एक छोटी सी बात करते हैं ताकि जितनी गुफ्तगू हमने यहाँ तक की है वो ज़रा समराइज़ हो जाए। सवाल यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, अगर कोई हम इसकी न्यूमेरिक शक्ल देखना चाहें कि यार ये सवाल एग्ज़ाम में कैसे आएगा, ये जो पिछली बातें हम पढ़ रहे हैं, तो ज़रा ये आएगा तो फिर हमें खुद ही क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए जी, मिस्टर कामरान हैज़ रेंटेड प्रॉपर्टी फॉर 2,50,000 पर मंथ एंड रिसीव 2.5 million एज नॉन एडजस्टेबल एडवांस। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th June 2021 अगेंस्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इनकम का एक सवाल आ गया। फोरफिटेड डिपॉजिट पढ़ाते हुए भी आपको कहा था कि वन ऑफ कभी नज़र आता है, ऐसे रोज़ रोज़ वाली तो ट्रांजैक्शन है नहीं है। फिर उसने कुछ खर्चे दिए हैं और नीचे कह रहा है कामरान वांट टू पे टैक्स अंडर सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। कामरान ऑप्टेड, हमने अभी फ़िलहाल नॉर्मल टैक्स रजीम की बात करनी है। यहाँ से ऊपर वाला सवाल अब आ गया। अब समझे आप, ये न्यूमेरिक आ गया आपके एग्ज़ाम में। कौन से खर्चे हैं जी? वो कहता है जी रिपेयर एक्सपेंसेस 3 लाख खर्च हुए हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड टू इंश्योर दी बिल्डिंग, लोकल रेट एंड टैक्सेस पेएबल ऑन दी प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन मनी बोरोड टू कंस्ट्रक्ट द, एक्रूड का मतलब है पता नहीं पे किए हैं कि नहीं किए, तो ठीक है अक्रूवल बेसिस पर ही अलाउ ने। एक्सपेंडिचर पेड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर ड्राइविंग रेंट इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन चार्जेस, लीगल चार्जेस। 6 खर्चे हैं। अब सवाल ने सॉल्व कैसे होना था? सवाल में आपको पता है सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। चलिए जनाब, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, उसके 3 हिस्से हैं। रेंट जी, कितना रेंट है? 2,50,000। अच्छा, अब हमने फ़ौरन सवाल में देखना है कोई डेट गिवन है, कब रेंट शुरू हुआ, कब से हुआ, कुछ नहीं। इसका मतलब है पूरे साल की बात हो रही है। तो कितना आ गया जी? 3 मिलियन आ गया पूरा। ओके जी, 1/10 ऑफ अनएडजस्टेड एडवांस। अनएडजस्टेड एडवांस है कितना? 25 लाख। इसका 10% 2,50,000। इसका टोटल एक दफ़ा लगा दिया 32,50,000। ये क्या है? रेंट चार्जेबल टू टैक्स, RCT। ठीक हो गया बात? यहाँ तक तो नहीं गलती करेंगे, कोई चंद तो नहीं चढ़ा देंगे एग्जाम में, पक्की बात है।
अब एक्सपेंसिव रिपेयर कितना माइनस कर दूं? 3 लाख। शाबाश। लेस एक्सपेंसिव रिपेयर एक्चुअल इज इररेलेवेंट, एक्चुअल एक्सपेंस इज इररेलेवेंट। रिपेयर तो कैसे होता है? अलाउंस के तौर पर होता है। 1/5 ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स। वो कहता है जी टैक्स 6,50,000। एक्चुअल इज इररेलेवेंट। कैसे अलाउ होना है इसमें? 1/5 ऑफ। दूसरा एक्सपेंस इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना जी? एज इट इज अलाउ हो गया, अक्रूवल बेसिस पर अलाउ हो गया। बाद में हमारे ऊपर नज़र रखेंगे, अगले 4 सालों में नहीं पे करेंगे तो फिर वो प्रोविज़न लगा देंगे। हो सकता है यहाँ कोई पिछली बात बताता, फिर हम चेक करते कि चौथा साल तो नहीं है। हाँ पेड है तो फिर तो ठीक है, फिर तो और ही अच्छी बात है। फिर तो पेड का मतलब तो यही है ना, पेड और पेएबल। तो पेड हो गया तो फिर भी अक्रूवल पर ही हुआ ना। आगे चलते हैं जी। तीसरा एक्सपेंस लोकल रेट एंड चार्जेस। इसका मतलब है लोकल रेट, चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्स। ये कौन से टैक्स हैं जो इनकम टैक्स नहीं है? अगर वो कहता है इनकम टैक्स पेड, फिर हम इसको इग्नोर करते और यहाँ लिखते इनकम टैक्स और आगे लिखते नॉट अलाउड। क्योंकि हमने बताना है एग्जामिनर को कि भाई गलती से नहीं रह गया, हमें पता है ये तुम हमें जो कहानी करा रहे हो हमें समझ आ गई है। बात समझ आ रही ना? तो लोकल रेट्स कितने? 25,000। ये तो अलाउएबल एक्सपेंस है। और क्या है? इंटरेस्ट कौन सा? इस्लामी, गैर इस्लामी, सारे ही अलाउड है ना। तो कितना है? 1,25,000। ये भी माइनस कर दिया, ठीक है ना। 1,25,000 ये भी हमने उठा के माइनस कर दिया। और क्या है? अब एक्सपेंसेस एक आए हैं जो उस लिस्ट में शामिल नहीं है। कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं वो कहते हैं हाँ अलाउ कर देंगे, लेकिन 4% बस, ज़्यादा से ज़्यादा 4%, ठीक है ना। अब अदर एक्सपेंसेस, इसको रेंट एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल देते हैं आमतौर पर। रेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी वर्किंग हमेशा ऐसे करनी है। एक्चुअल कितने आ रहे हैं? 1,20,000 के 50 और 4% ऑफ रेंट चार्जेबल टू टैक्स 1,00,000 विच एवर इज। तो इसका मतलब है 1,30,000 अलाउ हो गई। इसकी वर्किंग ऐसे होनी है। को बात समझ तो नहीं आ गई? कैसे करना है? हमेशा एक्चुअल उठा लेना है, 4% उठा लेना है। इनमें से जो छोटी फिगर हो ना, अब ये नहीं पूछना सर ये कैसे पता चला कि 31 छोटी हो गए। बात समझ आ रही है? तो हमने अज्यूम कर लिया कि 31 छोटी है और उसको उठाकर इधर ले। डन हो गया? विच एवर इज। हाँ अगर 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 4% 1,70,000 आ जाता तो फिर 1.5 जाना था, 1,70 अलाउ नहीं हो रहा। अलाउंस की शक्ल में अलाउ नहीं हो रहा, लेकिन ये उसूल यहाँ नहीं लग रहा। बात समझ आ रही है? ये वाला एक्सपेंस अलाउंस की शक्ल में आ रहा है, ये वाला एक्सपेंस एक्चुअल आ रहा है। इसकी अपर लिमिट गिवन है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4% खर्च कर सकते हैं, और अगर कुछ भी खर्चा ना होता तो ज़ीरो ला होता। और क्या रह गया? लीगल चार्जेस क्यों हुए हैं ज़रा पता कर लें। डिफेंडिंग दी टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, ये भी वही अमाउंट है जो हम पढ़ कर, इसको भी माइनस कर दिया। अब जो एक्सपेंस कितनी बच गई इनकम? 20,80,000। ये बंदा सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है? ज़ाहिर है नॉन सैलरीड है, कोई सैलरी का तो जिक्र ही कोई नहीं है। इसका मतलब है अब नॉन सैलरीड वाली स्लैब ओपन करके देखेंगे कि 20 लाख कहाँ फॉल करता है और इसका टैक्स बना देंगे। कोई बात समझ आई है कि नहीं आई है? टोटल इनकम कितनी बची है? 20 लाख।
अब वो जो पिछले चैप्टर में इसीलिए हम रेलिवेंट एरियाज पढ़ाए थे, 20,80,000 पर स्लैब लगानी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? टैक्स निकालना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाली दो बातें क्रॉस हैं, ठीक है ना, निचली दो बातें। अब ये ऑप्शन ख़त्म हो गई है, जैसे मैंने आपको समझाया था ना कि जी हम उधर भी जा सकते नहीं, अब हम कंपलसरी हैं। ये सारा हेड कहाँ टैक्स हो रहा है? NTR में टैक्स हो रहा है। सर NTR का कैसे पता चला? भाई हमने सारी इनकम को उठा के कहाँ ले गए हैं? स्लैब में ले गए हैं। जब किसी भी इनकम को उठा के स्लैब में ले जाते हैं तो NTR बन जाता है। तो जितनी पीछे बातें पढ़ रहे थे अब आपको समझ आई कि रियली जब हम इसको करने जा रहे होंगे तो फिर कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी। जी जी 2021 का भी हमने एक्सपेंस शो कर दिया, 2023 का भी कर दिया, वो हम अलाउ कर देंगे या कोई करते जाएंगे। फिर जब तक ये पे नहीं करेंगे वो। देखें आप इस बात को समझें, कल हम आएंगे ना तो इस वाली असल में इसको हम उसूलन तो ये वाली बात बिज़नेस में ज़्यादा डिटेल में जाके डिस्कस होती है, लेकिन कल एक छोटा सा मैं बनाऊंगा एक्सपेंस अकाउंट जिसमें आपको ये समझा पाऊँ कि ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन चल रहा है, ठीक है ना। हर साल देखें ऐसे, अभी भी हल्का सा लिंक करता हूँ और बेटा बस कर दो। इधर देखें, ये सवाल कौन से साल का था? 2021 का था। ये इंश्योरेंस किस साल की थी? 21 की। 21 की। फर्ज करें ऐसे सोचें 2021, 4 साल पीछे चलें, कहाँ पहुँचे? गिन लें, कोई हर्ज नहीं है। 17। फर्ज करें ऐसे सुने, वो कहता है कि एक इंश्योरेंस एक्सपेंस विच रिलेट टू 2016 1,20,000 इज स्टिल पेंडिंग। ये भी यहाँ लिखा होता, मैंने कैसे देखना था? मैंने देखना था, मैंने सिर्फ चौथा साल देखना है, 2016, 17, 18, 19, 20। पिछले साल ये 1,20,000 डिसअलाउ हो गया होगा, मैंने इस साल कुछ नहीं करना। पिछले साल की इनकम में 1,20,000 ऐड हो गया होगा अगर होना था तो। बात समझ आ रही है? फिर वो कहता है इंश्योरेंस एक्सपेंस 2015 1,10,000 इज स्टिल पेंडिंग। अब मैंने सोचा 2015, 16, 17, 18, 19 इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैंने इसको भी छोड़ दिया। फिर उसने कहा जी इंश्योरेंस एक्सपेंस 2017। अब मैंने फिर ऐसे सोचा 17, 18, 19, 20, 21, मैं 21 की टैक्सेशन कर रहा हूँ। तो अगर फ़र्ज़ किया ये 1,00,000 रुपया था तो मैं यहाँ 1,00,000 रुपया ये सब माइनस कर रहा हूँ ना, उसको ऐड कर देता बस। बाकी इसको अपने साल में देखेंगे। अच्छा एक वो मुझे कंफ्यूज करने के लिए कहता जी एक इनकम एक्सपेंस 2018 का है 1,05,000। मैंने चेक किया 20, 21, 22, अगले साल देखेंगे क्या करना है, अभी तो कुछ नहीं करना। वो जो लिखा था नो ट्रीटमेंट नो ट्रीटमेंट नो ट्रीटमेंट, ये बात समझ आ रही है? ऐसे करना है, कल आएंगे तो इसके ऊपर काम करेंगे इंशाल्लाह।